स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। आधार संख्या जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ए. नीति आयोग, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, डी. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आधार एक 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक दस्तावेज है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को सरकारी डाटाबेस में संग्रहित करता है। देश में लगातार 6 महीने से अधिक समय तक रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते वह सूचीबद्ध 18 पहचान पत्रों में से एक और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे। विदेशी नागरिक इसे प्राप्त करने के पात्र हैं यदि वे 6 महीने से भारत में रह रहे हों। आधार संख्या से निवासियों को बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं द्वारा उचित समय पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे भारत के लिए डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। 2. यह प्रत्येक नागरिक को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और साझा करने के लिए एक अद्वितीय 14 अंकीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्रदान करता है। 3. एबीडीएम पहचान सत्यापन और डिजिटल लेन देन के लिए आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या एबीडीएम डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एबीडीएम को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 1 सही है। यह प्रत्येक नागरिक को अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से प्रबंधित और साझा करने के लिए एक अद्वितीय 14 अंकीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। एबीएचए मोबाइल ऐप स्वास्थ्य डेटा साझा करने के लिए सहमति प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है। एबीडीएम का 5 वर्षों वर्ष 2021 से 22 से वर्ष 2025-26 के लिए परिव्यय 1600 करोड़ रुपए है। एबीडीएम पहचान सत्यापन और डिजिटल लेन देन के लिए आधार और एकीकृत भुगतान इंटरफेस बुनियादी ढांचे का उपयोग करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, समाचारों में रहा वोलाटाइल इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक ट्रेडमार्क है जो शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज या सीबीओई के स्वामित्व में है। 2. यह निकट भविष्य में बाजार की गतिविधियों की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत वोलाटाइल इंडेक्स 65% से अधिक बढ़कर 22.8 पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे बड़ा एकल दिवसीय उछाल था, जो बाजार में बढ़ते जोखिम और अनिश्चितता को दर्शाता है। वोलाटाइल इंडेक्स या वीआईएक्स यह एक ट्रेडमार्क है जो शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज के स्वामित्व में है। अतः कथन 1 सही है। यह निकट भविष्य में बाजार में अस्थिरता की उम्मीद को मापता है तथा मूल्य परिवर्तनों की दर और परिमाण को दर्शाता है, जो अक्सर जोखिम से जुड़ा होता है। अतः कथन 2 सही है। इसकी गणना वार्षिक अस्थिरता के रूप में की जाती है। इंडिया वीआईएक्स विशेष रूप से निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन की कीमतों पर आधारित है। यह निफ्टी विकल्प अनुबंधों की सर्वोत्तम मूल्य मांग मूल्यों का विश्लेषण करके अगले 30 दिनों के लिए अपेक्षित बाजार अस्थिरता की गणना करता है। इंडिया वीआईएक्स सीबीओई की गणना पद्धति का उपयोग करता है। इसे निफ्टी विकल्प ऑर्डर बुक के लिए समायोजन किया जाता है, जिसमें क्यूबिक स्पिलन जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है, सिकल सेल रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह सबसे आम वंशानुगत रक्त विकार है। 2. यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में रबन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक किफायती इलेक्ट्रो फ्लूइडिक उपकरण विकसित किया है जो सिकल सेल रोग की प्रारंभिक जांच में सहायक है। सिकल सेल रोग सबसे आम वंशानुगत रक्त विकार है। अतः कथन 1 सही है।
बता दें कि यह ऊतकों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा डालता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, अतः कथन 2 सही है। इसके लक्षणों में थकान, सांस फूलना, त्वचा का पीलापन और दर्द शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 223 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? ए. उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। बी. उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सी. सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। डी. राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इसके अनुसार जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति या अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पद के कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ए. केंद्रीय वित्त मंत्री। बी. केंद्रीय गृह मंत्री। सी. भारत के प्रधानमंत्री। डी. कैबिनेट सचिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति भारत सरकार की प्रमुख मंत्रिमंडलीय समितियों में से एक है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह कैबिनेट समिति ही है जो सरकार के आर्थिक मामलों पर निर्णय लेती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ए. अनुच्छेद 265। बी. अनुच्छेद 310। सी. अनुच्छेद 280। डी. अनुच्छेद 245। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अनुच्छेद 280। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन और इसके कार्यों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले केंद्र सरकार एक वित्त आयोग का गठन करेगी जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण और राज्यों को वित्तीय सहायता के बारे में सिफारिश करेगा, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ए. 13वां प्रमुख शिलालेख। बी. 7वां स्तंभ शिलालेख। सी. दूसरा खंड शिलालेख। डी. चौथा स्तंभ शिलालेख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 13वां प्रमुख शिलालेख। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अशोक ने केवल एक प्रमुख युद्ध कलिंग युद्ध किया जिसका उल्लेख उसके 13वें प्रमुख शिलालेख में मिलता है। यह युद्ध उसने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में किया था। इस युद्ध में हुए विनाश और रक्तपात से अशोक अत्यंत व्यथित हुआ। परिणाम स्वरूप उसने दिग्विजय की नीति को त्याग कर धम्म विजय की नीति को अपनाया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ओटावा कन्वेंशन 1997 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत नररोधी या एंटी पर्सनल लैंडमाइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है। 2. भारत ओटावा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। 3. वर्ष 2025 में पोलैंड, फिनलैंड और बाल्टिक राज्य इस कन्वेंशन से अलग हो गए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओटावा कन्वेंशन 1997 यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके अंतर्गत नररोधी या एंटी पर्सनल लैंडमाइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया है, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य लैंडमाइन से होने वाले नागरिक नुकसान को कम करना है जो संघर्ष समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक घातक बनी रहती है। भारत ओटावा कन्वेंशन 1997 का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह एंटी पर्सनल लैंडमाइन पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन वाहन रोधी लैंडमाइन पर लागू नहीं होता। गौरतलब है कि पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक राष्ट्र एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया वर्तमान में जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए ओटावा कन्वेंशन से अलग हो रही हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारत में आधिकारिक भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। 2. भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। 3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के प्रयोग को विनियमित करने के लिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 अधिनियमित किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में आधिकारिक भाषाएं।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है, अतः कथन एक सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देश की 22 आधिकारिक भाषाएं सूचीबद्ध हैं। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग के संबंध में जांच करने और सुझाव देने के लिए किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। राजभाषा अधिनियम 1963 संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर विजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आसियान के नेतृत्व वाली समुद्री पहल। बी, यह एक भारतीय पहल है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति को बढ़ावा देना है। सी, दक्षिण एशिया में जलवायु लचीले तटीय बुनियादी ढांचे के लिए संयुक्त राष्ट्र समर्थित कार्यक्रम। डी, हिंद महासागर के द्वीपीय देशों के बीच एक समुद्री सुरक्षा गठबंधन। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।